हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर डाले हुए हैं इंडियन पॉलिटी पे, और जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर नंबर 1 और 2 देखें। इस वीडियो के अंदर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है अकाउंट असिस्टेंट, जेके बोस, जेके एसएसबी, जेके पुलिस एग्जाम के लिए। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है लाइक जेके पीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं आज का। The feature of concurrent list in our constitution is borrowed from which country? ये फीचर है concurrent list, ये हमने कौन सी कंट्री से borrowed किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ concurrent list। अब यहाँ पे लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पे 3 टाइप की लिस्ट होती है, ठीक है। 3 टाइप की लिस्ट होती है, और ये जो लिस्ट वाला शेड्यूल है ये होता है 7th शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर आपकी 3 टाइप ऑफ लिस्ट आती है, ठीक है। सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट, फिर आती है स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट। ये हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमें बताने हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, इन दोनों को मिला के टोटल मेंबर हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 12 मेंबर्स। ठीक है, ये भी हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने बारो किया हुआ ये फीचर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट, ये 7 शेड्यूल के अंदर आते हैं, जिसमें 3 टाइप की शेड्यूल लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट भी इसमें आती है। 7th शेड्यूल के अंदर हमें क्या यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन और स्टेट के मतलब यूनियन मतलब सेंटर और स्टेट के अंदर क्या पावर्स और क्या फंक्शंस हम प्रोवाइड करवाएंगे इनको। और ये 7 शेड्यूल है, ये मेंशन किया हुआ आर्टिकल नंबर 246 के अंदर, जिसमें ये बताया गया हुआ है कि डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट में पावर्स जो है वो डिवीजन करी गई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हमने लिया हुआ कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ। यूनियन लिस्ट के अंदर यहाँ पे टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। स्टेट लिस्ट के अंदर यहाँ पे 61 सब्जेक्ट हैं, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी थी सेकंड क्वेश्चन में कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल ये मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 12, ठीक है। पहले ये होता था 14 मेंबर टोटल होते थे। 2 मेंबर होते थे ये लोकसभा से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, एंग्लो इंडियन होते हैं। राज्यसभा से 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये होते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हो गया, ठीक है, ऐसे साइंस के रिलेटेड हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स के थे तो इनको सीधे मेंबर बना दिया था, राज्यसभा का था। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा आया है, तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल भी हम लोकसभा को बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट हम बोलते हैं राज्यसभा को। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 552, और दूसरी साइड देखा जाए राज्यसभा में तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। एट प्रेजेंट देखें तो यहाँ पे 545 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है लोकसभा के अंदर, और 245 प्रेजेंट है राज्यसभा के अंदर। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज होती है वो चाहिए 25 ईयर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और जो अदर राज्यसभा में देखा जाए तो उनकी एज होती है 30 ईयर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोकसभा का टेन्योर होता है, ये होता है 5 साल का। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। बट राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का, ठीक है।
अगर यहाँ पे सपोज प्राइम मिनिस्टर ने आपका रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो इन केस आपका ये क्या हो जाएगी, ये लोकसभा हो जाएगी ना, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। पूरी पूरी डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाएंगे। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उनको भी अपना रिजाइन देना पड़ेगा। इसलिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, ये नॉन परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। बट दूसरी साइड देखा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती। ओके, ये अपना टेन्योर पूरा करेगी 6 साल का। अब यहाँ पे राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि जो 1/3 मेंबर होते हैं ये हर साल रिटायर होते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने यहाँ पे नोट डाउन रखा हुआ है। 2 members nominated by the President of India on the advice of Government of India was abolished in January 2020 by the 104th Constitution Amendment Act 2019। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था 2 मेंबर, ये कब अबॉलिश हुआ, ये जैन 2020 में अबॉलिश हुआ। बाय विच अमेंडमेंट, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी अमेंडमेंट से, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये इसको अबॉलिश किया गया था। तो आई होप कि आपके ये डाउट लोकसभा और राज्यसभा को लेके और कंक्लूजन लिस्ट को लेके ये क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कब लागू किया गया था, एनेक्ट कब किया गया था। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कब किया था। अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स में कब आया, इफेक्ट में मतलब लागू कब किए, इसके सारे रूल्स जो है वो कब लागू किए गए थे। तो जब इफेक्ट वाला आएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 जन 1950 को हमने सारे रूल्स जो हैं वो अपने लागू कर दिए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 year 11 month and 18 day इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो आगे भी इसके चांसेस है पूछने के। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। Who was the first chairman of drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले चेयरमैन कौन थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। इसके जो चेयरमैन हमें बताने हैं, तो यहाँ पे जो टोटल मेंबर थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे 7 इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। तो ये चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट किया हुआ प्रिपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जब भी इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14 इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 15 में हमें ये बताया गया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कलर। ठीक है, किसी के रंग को लेके, किसी के जन्म को लेके अगर कोई ऐसा भेदभाव होता है तो वो आर्टिकल 15 के अंदर उसको जो भी यहाँ पे रूल होगा कि क्या बोलता है कि क्या क्या सजा होगी, ठीक है, वो उसको दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 भी हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर 17 में ये बोला गया था अनटचेबिलिटी। ठीक है, और आर्टिकल 18 आ गया आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। कोई भी टाइटल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जैसे मुझे भारत रत्न अवार्ड मिलता है तो मैं ये नहीं बोल सकता भारत रत्न अमित कुमार। ठीक है, तो ऐसे एबोलिशन करना है टाइटल को भी हमने। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, टोटल मेंबर थे 7 मेंबर थे और ये सेटअप हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, और फाइनली हमारा जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने प्रिपेयर किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनली 284 मेंबर ने उस दिन प्रेजेंट थे
और उन्होंने साइन किया था यहाँ पे, और प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पे साइन कर दिए थे। आपको मुझे ये बताना कि तब प्रेसिडेंट कौन थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है कौन से प्रेसिडेंट ने यहाँ पे साइन किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट किया गया था। ओरिजिनली जब देखा जाए तो ओरिजिनली में हमारे पास जब ड्राफ्ट हमने पूरा कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो हमारे पास 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आपका मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना कि अब आपके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, और कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर है, अदर मेंबर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि एन गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदुल्लाह, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सॉरी अयर, ठीक है, के एम मुंशी, बी एल मित्रा एंड डीपी खेतान। ठीक है, बी एल मित्रा को सब्स्टिट्यूट किया था एन माधवा राव ने, ठीक है, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो एन माधवा राव ने इनको क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। डीपी खेतान, ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 1948 में, और इन्होंने इनकी जगह जो आए थे वो आए थे कृष्णमाचार्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पक्का आप बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लगी। ओके, और टेलीग्राम पे, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका पीडीएफ जो है वो मैं डाल दूंगा। इसके ये 2 लेक्चर ये पहले के मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं उनको। अभी मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 8 उसी पे है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी वाला कौन सा आर्टिकल है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 17 डील्स करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 मेंशन करता है यहाँ पे आपका कौन सा, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। टाइटल को नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो आर्टिकल 15 डील्स विद, अब ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आर्टिकल 15 क्या बोलता है, कि कोई भी क्या डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो आर्टिकल 15 के ऊपर आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 15, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। हमारे संविधान के अंदर ये फंडामेंटल राइट है वो कौन से पार्ट के अंदर उनको मेंशन किया गया हुआ है। तो ये भी मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर ये बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 के अंदर मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, कौन से पार्ट के अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने मेंशन की गई हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पार्ट 4 ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, एक पार्ट होता है एक शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल मत क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपको क्या है ना, पार्ट 4 ए के अंदर। और जब भी यहाँ पे मैं बताता हूँ जैसे आर्टिकल, जैसे मैं बोलता हूँ कि 21 और यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा जाता है ए, ठीक है। अब ये होता है ना, ये जब भी आते हैं तो ये अमेंडमेंट के दौरान ऐड किए गए होते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ 21Z, ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये किसी अमेंडमेंट के दौरान हमने इनको ऐड किया गया हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पहले मेंशन नहीं की गई थी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद हमने इसको ऐड करा गया, ठीक है। तो ये किसी अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया गया था, वो भी आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चाहिए मेरा, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी हैं अपने संविधान के अंदर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर हमने इसको ऐड किया गया हुआ, 1976। ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर सकते हैं।
वीडियो के आगे हम डिस्कस करते हैं कि कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन कौन सी है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, आजकल वो ट्रेंड चला हुआ कि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया हुआ संविधान के अंदर, तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल आएगा 51A आर्टिकल आएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वाला। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कैपिटल लेटर आगे लिखा हो तो मतलब वो एडेड हुआ है, वो पहले मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, जब भी कैपिटल लेटर आ जाते हैं ABC तो मतलब वो क्या हुआ कि पहले संविधान के अंदर नहीं थे ऐड हुए, वो हमने बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्टिकल 51A मेंशन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और इसमें से भी जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है ये पेपर में पूछी गई हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ही हम कवर करेंगे। जैसा कि ये पहली जो ड्यूटी है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग्स एंड द नेशनल एंथम। इस ड्यूटी में ये बताया गया कि हमें ना, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है। जैसे कि जब नेशनल एंथम होता है, स्कूल में होता था, तो क्या होता है कि सभी मतलब खड़े हो जाते हैं। जब भी नेशनल एंथम कहीं भी मतलब 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, तो वहां पे नेशनल एंथम गाया जाता है, तो हम सभी के सभी क्या होता है, एक दिल में आ जाता है कि हाँ वो खड़े हो जाते हैं, हम खुद ही खड़े होते हैं। वो क्या है, एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड वन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगली जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनलिस्ट सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ओके, अब नेक्स्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली इंपॉर्टेंट है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर्स। ये इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं। ठीक है, ये इनकी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें प्रोटेक्ट करना, और ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगली देख लेते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि जब पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो हमारी थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब क्या किया, एक अमेंडमेंट आई और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक न्यू ड्यूटी को हमने क्या किया, ऐड कर लिया गया। ठीक है, और वो कौन सी ड्यूटी है, वो है 11th ड्यूटी, who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his children or as the case may be what between the age of 6 and 14 year। इस ड्यूटी में ये बताया गया कि ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी बच्चे होंगे 6 से 14 साल के अंदर अंदर, उनको एजुकेशन देना वो क्या है, कंपल्सरी है। और ये एक पेरेंट्स की क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये जो हमने ऐड की गई है, ये ऐड करी है हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। 2002 में एक अमेंडमेंट आई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके दौरान ही हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी हुई है। यहाँ पे मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है तो आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये ड्यूटी ऐड करी गई थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है।
और भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई यहाँ पे, आपको मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हम ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब मनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है। और सेकंड आपका होमवर्क होगा, आपको मुझे ये बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने ऐड करी गई हैं ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड हुई हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी की हमें ये ऐड करना पड़ा। ठीक है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अदर सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे उनके नाम है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।